नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन कर राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 01206127 तो चलिए सीधा परमानंद जी का रुख करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। परमानंद जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है और ये आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है? देखिए मिस भटनागर, आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि ये अगर आयोग बना है तो ये किस एक्ट के तहत गठित किया गया है। तो भारत के संविधान में जो धारा 29 और अनुच्छेद जिसको कहते हैं 29 और 30 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि माइनॉरिटीज के एजुकेशन के लिए आपको प्रयास करना होगा। तो ये जो माइनॉरिटीज के एजुकेशन अल्पसंख्यक के लिए किया गया है, ये उसी धारा के तहत किया गया है और इसकी स्थापना 2004 में की गई। वैसे पहले भी आप देखेंगे तो ये सुविधा प्राप्त थी। टीएमए पई केस जो बहुत पुराना केस है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडल किया जा चुका है। उस केस में भी अधिकार दिया गया है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए और वो अपने ढंग से कोर्स को संचालित करें। इसी के तहत जैसे दिल्ली का स्टीफेंस कॉलेज है, वो उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो कैसे लोगों को एडमिशन दे और कितने लोगों को एडमिशन रखे। ऐसा नहीं है कि वो एक तरह का मनमाने ढंग का व्यवहार कर सकते हैं। उनको संविधान की धारा 30 के अंतर्गत ही व्यवहार करना होगा, लेकिन उसमें भी उनको स्वतंत्रता मिली हुई है जो और जगहों पर इंस्टीट्यूशन को नहीं मिली है। तो सबसे जरूरी चीज तो ये जानना होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन हैं ये आप किससे गाइडेड बाई किससे हैं? आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। और आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही इनको अधिकार दिया गया है कि ये कर सकते हैं इस चीज का। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे लिंग्विस्टिक्स कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी इसके डिसीजन के लिए सबसे जरूरी चीज है, ये केंद्र सरकार इसको निर्धारित करती है कि हम माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। अब आप देखें तो हिंदुओं में तो बहुत सारी ऐसी जातियां आती हैं, वो कह देखते हैं कि देखिए हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन वैसा नहीं है। वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए रखा गया है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। लिंग्विस्टिक का मतलब आप भाषाई अधिकार आधार पर, जैसे आप दिल्ली में देखेंगे बहुत सारे तेलुगु स्कूल हैं, बहुत सारे तमिल स्कूल हैं, तो वो उनको ये आजादी दी गई है कि वो तमिल और तेलुगु या कन्नड़ में अपने विद्यालय को स्थापित कर सकते हैं। वो उनको छूट मिली हुई है। ऐसे जैसे तमिलनाडु में पंजाबी को एक मान्यता मिली हुई है कि वो पंजाबी की मान्यता पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में उर्दू स्पीकिंग लोगों को लिए पूरी तरह से छूट है कि वो उर्दू इंस्टीट्यूशंस को निर्धारित कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या आता है कि पहले तो आप लिंग्विस्टिक्स देखेंगे, ये भाषाई आधार पर हो गया, और एक होता है रिलीजियस आधार पर माइनॉरिटी तय की गई। रिलीजियस आधार पर माइनॉरिटीज के कौन कौन लोग हैं? मुख्य तौर पर भारत में जो मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और जोरोस्ट्रियंस जो लोग पारसी लोग हैं, इनको ये 6 धर्मों के लोगों को ये माइनॉरिटी के श्रेणी में रखा गया है और इनको ये छूट दी गई है कि ये अपने ढंग से अपने शैक्षणिक संस्थानों को चला सकें। बिल्कुल। और इस अधिनियम में अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है और कौन कौन से समुदाय इसमें आते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, ये समय समय पर ये केंद्र सरकार इस चीज को निर्धारित करती है। जैसे अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में हिंदू को आप अल्पसंख्यक मानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन नहीं किया है कि वो जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन। या मान लीजिए पूर्वोत्तर के बहुत ऐसे राज्य हैं
जहां पर कि हिंदू और मुसलमान ये लोग भी अल्पसंख्यक है, लेकिन उनको नहीं माना गया है। तो इसी नाते अभी तक की स्थिति यह है कि अभी की स्थिति में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध और जोरोस्ट्रियन माने पारसी, इन 6 लोगों को माइनॉरिटी के रूप में रखा गया है और केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है और विचार करने के बाद जिस चाहे संगठन को, जिस रिलीजियस माइनॉरिटी के आदमी को जहां चाहे वो घोषित कर सकती है। लेकिन एज ऑन टुडे आज की स्थिति है कि यही 6 लोग, 6 धर्मों के लोग रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की संरचना क्या है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, ये तो एक्ट बना है, तो इसमें क्या है कि ये इसकी नियुक्ति करने का अधिकार, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप ये जान लीजिए कि इसमें कोई जज, कोई ऐसा व्यक्ति जो जज होता है वही इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसमें 2 माइनॉरिटीज के लोगों को सदस्य बनाया जा सकता है। ये इसका निर्धारण 3 सदस्यीय आयोग होता है। 3 सदस्यीय आयोग में एक जज होता है और 2 माइनॉरिटीज के लोग ही, केवल माइनॉरिटीज के अलावा किसी दूसरे को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे जरूरी चीज जानना यह होता है कि माइनॉरिटी को लोग ही सदस्य बनाए जा सकते हैं और उन्हीं को इस सदस्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो है, आप अभी देखिए बहुत दिनों से ऐसी स्थिति आई है कि करीब सालों से अभी नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के जो शैक्षणिक आयोग है, इसके सदस्य इसमें ये हेडलेस है, मतलब इसका कोई अध्यक्ष ही नहीं है, वो कोई एक कार्यवाहक काम कर रहे हैं। तो क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र कुमार के रिटायर होने के बाद इसकी वैकेंसी अभी फिल नहीं हो पाई है, पूरी भरी नहीं जा चुकी है। तो इस नाते ये देखना होगा कि इसमें केवल माइनॉरिटीज के लोग ही आ सकते हैं और दूसरे लोग नहीं आ सकते। इसका गठन कहाँ से होता है? इसका गठन आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ही किया जा सकता है और उसे करने के लिए केंद्र सरकार इस चीज को, वो संविधान में प्रदत्त है और उसमें ये लॉ दिया गया है इसे आयोग के गठन के लिए क्या क्या करना होगा, इसी के अनुरूप आपको गठित करना होता है इसे। और अगर किसी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा विवादित हो तो उस स्थिति में आयोग की भूमिका क्या होती है? ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई कि ये अगर उसका दर्जा विवादित हो तो क्या करें जी। अब आप मान लीजिए किसी ने उठाया सवाल को, राज्य सरकार के पास ले जाकर के दे दिया, एप्लीकेशन डाला और एप्लीकेशन डालने के बाद राज्य सरकार ने उनसे सवाल उठाया कि देखिए आपका अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है, आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं और इस अनाधिकार चेष्टा के नाते आपके एप्लीकेशन यानी आपकी दरखास्त, आपका प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो अपील करते हैं, कहाँ करते हैं? वो अपील करते हैं वो आयोग के सामने और आयोग इस चीज को सुनने के बाद फिर निर्णय लेता है कि क्या इसका ये विवादित स्वरूप ठीक है या गलत है, या राज्य सरकार ने यूं ही इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अगर राज्य सरकार का ऑब्जेक्शन सही नहीं पाया गया और अगर इनका क्लेम सही पाया गया कि इन्होंने ठीक से लगाया, तो उसमें वो आयोग ये निर्णय देता है कि इनका माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन किया जाना चाहिए, अन्यथा इनका अगर मान लीजिए ये नहीं पाए जाते हैं तो उनका माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि इसमें राज्य सरकार के माध्यम से ही आना पड़ता है और राज्य सरकार इस चीज को देखती है कि क्या ये माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं या नहीं एंजॉय करते। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिलेगा, आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश में ही चले जाइए, बहुत ऐसे स्थानों पर ऐसी स्थिति आई है कि तमाम लोग जो है वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी स्टेटस वाले हैं, हमको इसमें रख दीजिए। अब वो कहते हैं कि हम इसको रखते हैं, जैसे कर्नाटक में लिंगायत जो है वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी स्टेटस में, लेकिन वहां के आयोग ने, केंद्रीय आयोग ने, माइनॉरिटी के शैक्षणिक आयोग ने इसको कहा है कि नहीं, आप माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, इस नाते आपको नहीं। तो अगर वो ले आते हैं अपील में इनके पास, कमीशन के पास, कमीशन उस पर सुनने के बाद निर्णय देता है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर इस चीज से असहमत आप भी हैं, तो आर्टिकल 226
माने भारत के संविधान के तहत आप रिट पिटीशन में जाइए हाई कोर्ट या आर्टिकल 32 में आप चले आइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस पर जो निर्णय देगा वही फैसला होगा, मान लिया जाएगा। वैसे तो आपको मैं बताऊं कि इस आयोग के खिलाफ कोई अपील का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मान के लिया जाता है कि ये जो आयोग है इसका फैसला अंतिम है, इसके खिलाफ आपको नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन दोनों कोर्ट्स को अपरिमित अधिकार है, जिसके नाते वो रिट पिटीशन में जा सकते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की सिफारिशें और निर्णय कितने बाध्यकारी होते हैं? मैंने आपसे अभी ये चीज को बताया है भटनागर जी कि इनकी सिफारिशें फाइनल है। जो भी इन्होंने निर्णय दे दिया है, इनकी सिफारिश में कोई भी आप अदला बदली नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपको इनकी सिफारिशों से अगर कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, गुरेज है, तो क्या करेंगे आप? फिर आपको एक ही मात्र तरीका बचता है कि आप हाई कोर्ट में जाएं 226 में या सुप्रीम कोर्ट में जाए 32 में। अन्यथा आपको इस निर्णय को मानना ही पड़ेगा और निर्णय बाध्यकारी है, ये फाइनल है। वो आपके लिए मानने के अलावा कोई आपके सामने चारा नहीं रह जाता है, कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि आप इसको न माने, क्योंकि ये फाइनल निर्णय मान लिया जाता है। क्या राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को आयोग के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है? और यदि हाँ, तो यदि वे नहीं करते हैं अगर पालन, तो क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं इसके? ये बात देखिए आपके पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इनको मानना अनिवार्य है। ये अगर नहीं मानते हैं तो वह कानूनी उनको कंटेम्प्ट का फेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताएं कि ये आयोग जो है, ये शैक्षणिक आयोग, इसको ये पूरी तरह से एक, हम अंग्रेजी में तो हम लोग तो चूंकि उधर के हैं इस नाते हमारा प्रोनाउंसिएशन आता है क्वेसी जुडिशियल, लेकिन बहुत सारे लोग दिल्ली में क्वेजाई जुडिशियल बोलते हैं। अर्ध, एक तरह से अर्धविधिक इनको पूरा अधिकार प्राप्त होता है। तो इस नाते इनको ये पूरा अधिकार है कि अपने निर्णय को लागू कराएं, और जो लोग इसका निर्णय नहीं लागू करते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हकदार होते हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया जाए। इस नाते आप देखिए कि इनको इतना अधिकार है कि ये जिस व्यक्ति को चाहे बुलाएं। सिविल कोर्ट का पावर होता है, और सिविल कोर्ट में आपको इनका समन गया है तो आपको इसके समन का जवाब देना पड़ेगा, वरना आपको हाजिर होने के लिए ये पुलिस का सहारा लेकर के और आपको हाजिर करा सकते हैं। इस नाते जहां तक आपके ये सवाल का है कि क्या राज्य सरकार इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, निश्चित रूप से ये मैंडेट है, वो उसके लिए बाध्य होना जरूरी है, और वो बाध्य है कि इसका निर्णय का पालन करें। अगर वो नहीं पालन करते हैं तो आपने जैसे दूसरा सवाल उठाया कि ये क्या कर सकते हैं, तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लगा कर सकते हैं, और इनको हाजिर होने के लिए कर सकते हैं, और इनको जो आयोग चाहे जिस ढंग का निर्णय देना चाहे उन पर दंड दे सकता है। दंड देने का अधिकार भी आयोग को है। इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने और केंद्र सरकार से संवाद स्थापित करने के क्या प्रावधान है? इस अधिनियम के तहत ये जिसको आप कहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये इनको पूरी तरह से है कि अपनी रिपोर्ट जांच करें। जांच करने के बाद ये केंद्र सरकार को साल दर साल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगर मान लीजिए कहीं इनको कोई कमी लग रही है या कोई चीज ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार को अपनी संस्तुति देते हैं, अपना रिकमेंडेशन देते हैं, और उस पर रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार अपना निर्णय देती है। केंद्र सरकार को ये पूरा अधिकार है कि इनसे समय समय पर रिपोर्ट मांगे और बताए कि क्या सुधार हो रहा है, क्या गुणात्मक सुधार हो रहा है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को पूरा अधिकार तो मिला हुआ है कि उस ढंग से करें, और जिस विश्वविद्यालय से या जिस जगह से चाहें ये इनको मिल सकता है कि एफिलिएशन मिल सकता है। एफिलिएशन के लिए अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए
हम कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और कर्नाटका में चला रहे हैं और कर्नाटका का है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेंगे, तो उसके लिए वो केंद्र सरकार में जाएंगे, वो आयोग बताएगा इस चीज को कि ये आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं इस चीज को। नहीं तो आप और किसी दूसरे विश्वविद्यालय से इसके एफिलिएशन मांगे, और वो विश्वविद्यालय अगर इनकार कर रहा है तो आप हमारे सामने ले आइए, और हमारे सामने आप ले आएंगे तो मैं इस चीज की रिपोर्ट करूंगा केंद्र सरकार को। मैं क्या मतलब, हम इस चीज को रिपोर्ट करेंगे कि केंद्र सरकार को कि ये इस पे रिपोर्ट गलत तरीके से पेश की गई है और इसको एप्लीकेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये पूरी तरह से वो कारण को बताएंगे, तभी जाकर के उस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वो इनसे रिपोर्ट मंगाए और उस रिपोर्ट पर विचार करें। बिल्कुल। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की व्यवस्था क्या है? यदि हाँ तो कहाँ और किस सीमा तक अपील की जा सकती है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी बातचीत के संदर्भ में इस चीज को कहा था कि ये एक फाइनल निर्णय है। ये फाइनल माने आयोग का जो निर्णय है, अब उसके खिलाफ आप कहीं अपील में नहीं जा सकते। जैसे लोअर कोर्ट के खिलाफ अगर आपको, तो वहां दिया हुआ है कि आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट के खिलाफ आप एसएलपी में या ऐसे भी अपील में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। लेकिन यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि ये आयोग का जो निर्णय है वो फाइनल है, ये अंतिम निर्णय है, इसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके खिलाफ आपको जाना पड़ता है, या आपको लग रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में आप हाई कोर्ट में 226 धारा 226 और सुप्रीम कोर्ट में धारा 32 के तहत जा सकते हैं। वो मान के चलते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तब आप वहां पर जा सकते हैं। देखिए, एक चीज बताएं, संविधान में इस चीज को माना गया है कि 226 और 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपरिमित असीमित अधिकार मिला हुआ है, जिसके लिए वो आपके किसी भी निर्णय पर चुनौती दे सकते हैं। इसी नाते जब हम लोगों को लॉ पढ़ाया जाता था तो कहा जाता था कि वो हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को इसके तहत इतना अधिकार मिला हुआ है कि जो चाहे, एक लड़की को लड़का नहीं बना सकते हैं, एक लड़के को लड़की नहीं बना सकते हैं, इसको छोड़ करके बाकी चीजें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इतना अधिकार मिला हुआ है कि उस पर वो निर्णय दे सकते हैं। तो जो माइनॉरिटी कमीशन का ये जो शैक्षणिक आयोग का, अगर मान लीजिए कोई चीज उनके समझ में नहीं आता है और उन्होंने कोई निर्णय दे दिया है और गलत निर्णय उस पर दिया है, तो आप उसके लिए केवल रिट में जा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि ये फाइनल है निर्णय। ये अपील का ऐसा नहीं है कि सीधे आप यहाँ से जाएं और फिर कहीं अपील कर दें, नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको उसका नियमों का पालन करना ही करना होगा, अलावा रिट पे कोई चीज नहीं। क्या आयोग को किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? यदि हाँ तो उस प्रक्रिया का वर्णन बताइए। देखिए, आपको शैक्षणिक घोषित करने का पहले तो आप एप्लीकेशन देते हैं ना, जो अप्लाई करता है वो एक एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन पर वो विचार करते हैं कि आप हैं कि नहीं है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक है तो कैसे अल्पसंख्यक है, आपको सूचित करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ना, 6 समुदायों के अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख और जोरोस्ट्रियन माने जो पारसी हैं, इनको छोड़ करके आपको अगर किसी को घोषित करवाना है तो उसके लिए आप पूरा एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन पर विचार होगा कि मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए जम्मू कश्मीर में रह रहा हूँ, जहां पर कि हिंदू है, माइनॉरिटी में है, और उस माइनॉरिटी के निर्णय पर क्या होगा कि हम वहां पर जाते हैं और हमको खोलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो हम वहां पर कमीशन में जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे और हमारे एप्लीकेशन पर आयोग विचार करेगा, और उस विचार के बाद अगर आया कि नहीं इनको दे दिया जाए तो ठीक है, अन्यथा नहीं है तो, क्योंकि सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि इन 6 जातियों 6 संप्रदायों के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो आयोग पर यह निर्भर करता है कि आपको अनुमति दे या न, यही आयोग का अंतिम निर्णय है।
क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को विश्वविद्यालयों से संबद्धता पाने से किसी विशेष सुविधा या अधिकार की व्यवस्था की गई है? जी हाँ, अगर मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो स्टीफेंस कॉलेज में ये निर्णय मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि अगर उसको ये है कि उनका ये है कि हम इसमें इतने बच्चों को एडमिशन देंगे और इसमें आने वाले 10% या 12% से ज्यादा लोग क्रिश्चियंस के अलावा एडमिशन नहीं दिया जाएगा, वो उनका निर्णय है। वो के खिलाफ अगर किसी को जाना है वो आयोग में जाए और आयोग इस पर कोई निर्णय देगा। लेकिन संबद्धता पाने के लिए आप दिल्ली में स्थित हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको एप्लीकेशन यानी संबद्धता पाने का पूरा अधिकार है और उस संबद्धता को दिल्ली विश्वविद्यालय डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आर्टिकल 30 के तहत आपसे संबद्धता सीख कर रहे हैं, मांग रहे हैं। आर्टिकल 30 के तहत उनको संबद्धता लेने का पूरा अधिकार है और उस अधिकार के तहत ही वो आपके पास जा रहे हैं। इस नाते वो जहां भी चाहे संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं और संबद्धता प्राप्त करने का डिनाई करने का अधिकार आपको तभी है जब आप उसका पूरा अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद कोई कोजेंट रीजन, ऐसा नहीं कि आप अनाप शनाप का कोई कारण बता दें, आपको पूरा संतुष्ट करने वाला कोई रीजन देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, तभी आप उसको इनकार कर सकते हैं। ठीक है परमानंद पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका, इतने महत्वपूर्ण ढंग से आपने समझाया हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।